Hello student, this is Utkarsh Tiwari, chemistry faculty. Now student, we are coming the next part of the DN block. पीछे हम लोगों ने बहुत सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब बाकी की कुछ जो बची हैं आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग अब डिस्कशन करते हैं उन सब डीएफ ब्लॉक की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कलर कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म अ कलर कंपाउंड्स. They exist in a color form, in a metallic form and as well as in a solution. It means in an element form and as well as solution. Now here see it. Most of the elements of the D block are colored in liquid state and solution due to the unpaired electrons. Unpaired electrons की वजह से होता है। क्यों होता है unpaired electrons के लिए? समझिए। Due to the DD transition, they give color. DD transition क्या रहता है कि जब एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पैदा होते हैं। डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडेशन फॉर्म होते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है, उसकी वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन करके एक डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन पैदा करते हैं। जिस तरीके से जो डी ब्लॉक में मेनली है वो है sp3, sp3d2, sp3d और dsp2। यानी कि sp3 माने टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं, sp3d2 माने ऑक्टाहेड्रल, sp3d मीन्स होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड और dsp2 मीन्स होता है स्क्वायर प्लेनर। ये डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं किसमें? डी ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन बनाते समय। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें sp3d2 है, फिर sp3d है और फिर dsp2 है। कुछ एलिमेंट्स sp3 बनाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर केवल दो पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, sp3 और d2, sp3 या sp3d2 यानी ऑक्टाहेड्रल। इसमें ट्रांजिशन dsp2 यानी स्क्वायर प्लेनर पे और sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिड्स में भी होता है। तो पहले हम लोग जो है उनके बारे में स्टडी करते हैं। ये ऑर्बिटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 और जो इनकी अरेंजमेंट एक्चुअल रहती है तो उनको हम लोग बोलते हैं dxy, dyz और इधर dzx हो रहता है, ये रहता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ठीक बीच में रहता है, हम लोग को मालूम है, ये रहता है dz स्क्वायर। इनकी एनर्जी सेम होती है, इनको बोलते हैं हम लोग डी जेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? डी जेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है। जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये डी ऑर्बिटल्स इसमें कुछ इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इन्वॉल्व नहीं होते। तो जो इन्वॉल्व होते हैं वो उनकी एनर्जी अपनी मीन पोजीशन से यानी जो है उससे अलग हो जाती है, यानी कि डी जनरेट की जगह नॉन डी जनरेट हो जाते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल में जो डिवाइडेशन होता है मीन पोजीशन जिसे बेरी सेंटर कहते हैं उससे dxy, dyz, zx हायर में चले जाते हैं और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। उसी तरीके से जो ऑक्टाहेड्रल होता है ठीक अपोजिट होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर हायर में चले जाते हैं, dxy, yz, zx लोअर एनर्जी में। और ये मीन पोजीशन से ऊपर जो ऊपर जाते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी ट्रांजिट होकर के वो हायर में चला जाता है यहाँ पे और 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड तक रहता है और स्टे करने के बाद जब लौटता है तो कम फ्रिक्वेंसी की एनर्जी की लाइट एमिट करता है और उसी कलर का वो दिखाई देता है। फिर से समझ लीजिए कि जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो इस नीचे वाले एनर्जी वाले डी शेल से हायर में चला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। उसी को क्या बोला जाता है? डीडी ट्रांजिशन बोला जाता है। और जब लौटता है उससे कम एनर्जी की लाइट को एमिट करता है और कलरफुल दिखाई देता है। जैसे ध्यान दीजिए कि ये हमने लिखा हुआ है एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांजिट कलर। ठीक है। जिस तरीके से ये IR इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करेगा तब ट्रांजिट करेगा व्हाइट कलर को, यानी कि कलरलेस दिखाई देगा। जब ये रेड को एब्जॉर्ब करेगा
तब वो किस कलर का दिखाई देगा, ब्लू ग्रीन कलर का। जब वो ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू कलर का दिखाई देगा। जब येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वो दिखाई देगा इंडिगो, यानी एमिट करेगा इंडिगो कलर का। उसी तरीके से एब्जॉर्ब लाइट इधर देखिए, जब ब्लू ग्रीन करेगा तो रेड, यानी रेड और ब्लू ग्रीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अगर रेड एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू ग्रीन दिखाई देता है, ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो रेड। उसी तरह ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज और ब्लू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गए। उसी तरीके से जब वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा तब येलो ग्रीन यानी इंडिगो कलर का दिखाई देगा। और जब एब्जॉर्ब करेगा यूवी रेस को तो व्हाइट कलर का दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट पार्ट्स की और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को दिखाते हैं। ये एब्जॉर्ब करके कलर दिखाते हैं, ये हम लोग को समझ में आ गया। ये तभी करते हैं जब डी ट्रांजिशन होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से ये कलर कंपाउंड्स बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखें। नाउ स्टूडेंट, वी आर कमिंग द नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटालिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं? इसमें रहता है वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये पहला रीजन। दूसरा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इसलिए। और डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स हो जाता है, इस वजह से ये कलरफुल दिखाई देते हैं। और कलरफुल के साथ साथ कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाने वाले जैसे निकेल, आयरन, कोबाल्ट, V2O5। तो जब हम लोग कॉन्टेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तब हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं। उसी तरीके से हैबर प्रोसेस से जब अमोनिया बनाते हैं तो हम लोग आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसी तरह से इनको हम लोग कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। मेन रीजन होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए ये कैरेक्टर शो करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नाउ आफ्टर दैट एलॉय फॉर्मेशन, ये एलॉय फॉर्म करते हैं। तो क्यों फॉर्म करते हैं? एलॉय क्या चीज होती है? तो एलॉय समझ लीजिए, इसका मेन रीजन है ड्यू टू दी सेम एटॉमिक रेट, यानी कि एक अगर आप इमेजिन करें कि, और एक्चुअल में होता भी है कि एलिमेंट स्फेरिकल शेप का रहता है, तो एक एटम की जगह ठीक उसी साइज का, लगभग उसी साइज का एक एटम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो उसी तरीके से एलॉय बनाता है। यानी कि एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपके एक मिठाई के डिब्बे जिसमें लड्डू रखे हो खूब, उसमें से एक लड्डू हटा करके दूसरी टाइप का लेकिन लगभग उतनी ही बड़ा हम लोग रख देते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन में एक मेटल को हटा करके उसकी जगह एक सेम साइज का एटम को हम लोग वहां पे रख देंगे या मिक्स कर देंगे। इस मिक्स करने की वजह से ही क्या रहेगा, जो चीज बनती है उसको एलॉय बोलते हैं। एलॉय की इसलिए यूज करते हैं जिससे मेटल में स्ट्रेंथ आती है, कंडक्टिविटी आती है और भी कई प्रॉपर्टीज जरूरी रहती है, इसलिए एलॉय फॉर्मेशन किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ब्रास बनता है कॉपर जिंक। कॉपर का एटॉमिक नंबर हम लोगों को मालूम है, कॉपर का एटॉमिक नंबर रहता है 29 और जिंक का रहता है 30। तो लगभग सेम एटॉमिक रेडियाई रहते हैं, इसलिए हम लोग कॉपर और जिंक को मिक्स करके एक नया मेटल बनाते हैं जिसे ब्रास कहते हैं, यानी कि एलॉय होता है। इसी तरीके से कई एलॉय बनाए जाते हैं उन डिफरेंट मेटल जो सेम साइज के होते हैं उनको मिक्स करके। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड, यानी कि इनकी एटॉमिक रेडियाई बड़ी होती है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है जिसे इंटरस्टेशियल स्पेस भी कहते हैं। उस इंटरस्टेशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्मॉल साइज के एलिमेंट, जैसे हो गया हाइड्रोजन, हो गया नाइट्रोजन, हो गया कार्बन, हो गया। तो इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जो चीज बनती है उसको इंटरस्टेशियल कंपाउंड कहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा रॉट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन और स्टील, ये सब डिफरेंशिएट किए गए कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि उसमें कार्बन के परसेंटेज अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से जो कार्बन की परसेंटेज है वो एक्चुअली में इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स है। तो इंटरस्टेशियल कंपाउंड सिंपली हम लोग को समझ में आया
कि मेटल्स जो डी ब्लॉक के होते हैं उनके बीच जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं उसको स्मॉल एलिमेंट्स ऑक्यूपाई करते हैं और उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं, जिसमें रॉट आयरन, कास्ट आयरन और पिग आयरन, स्टील के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं। फिर हम लोग आते हैं नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड। स्टैक्योमेट्रिक माने कि परफेक्ट रेशियो, जैसे FeO की बात करेंगे तो FeO कैसा रहता है, जिसमें एक Fe एक हो। तो कुछ एलिमेंट्स कैसे रहते हैं, 1 मोल रहता है, ये जो लिखा है 1 मोल, तो 1 मोल में मान के चलिए कि 0.02 मोल कैसे हो गए, ये मिस हो गए। इस मिस होने की वजह से ही क्या हो गया, उसका परफेक्ट रेशियो खत्म हो गया, यानी कि वो नॉन स्टैक्योमेट्रिक हो गए, Fe 0.9801। ये बनने का सबसे बड़ा रीजन है कि जब इंटरस्टिशियल बनाने का नेचर होता है, इसी इंटरस्टिशियल नेचर की वजह से जो स्मॉलर एलिमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो कभी कभी उसके परफेक्ट रेशियो को चेंज करते हैं, उसे नॉन स्टैक्योमेट्रिक में चेंज कर देते हैं, तो तब बनते हैं नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, जैसे Fe 0.980 और VSE 0.98। क्लियर स्टूडेंट? तो ये थे हम लोगों के नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड। और सबसे लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, वो है एलॉय ऑफ सेरियम। सेरियम एक ब्लॉक का एलिमेंट्स है, वो विच हैज ए 5% इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन एंड सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सब के मिक्सचर रहते हैं, और विच इज यूज्ड एज ए पायरोफोरिक मटेरियल, पायरोफोरिक मटेरियल में यूज होता है। इसको मिस मेटल बोलते हैं। मिस मेटल माने कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स रहता है, इसीलिए मिस मेटल बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी हम लोगों की डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने आज स्टडी करी। तो इस तरीके से ये डी ब्लॉक की डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। हम लोग अब नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे डी ब्लॉक के रिमेनिंग पार्ट्स को। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। Thank you and thanks a lot.